दोस्तों, ये सवाल कि मैं वकालत में अपना कैरियर छोड़कर और राजनीति की तरफ को क्यों चला, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसे राजनीति नहीं मानता। मैं इसे अब भी वकालत मानता हूँ, सिर्फ अदालत और जज बदल गए। अब ये जनता की ही अदालत है, जनता की यहाँ एक केस है और जनता ही इसमें जज है। एक फ़र्क ये आया कि कोर्ट में मैं नीचे खड़े होकर बोलता था, जज ऊपर बैठ के सुना करता था। अब मुझे ऊपर खड़े होकर बोलने का मौका मिलता है और जज नीचे बैठ कर सुनता है। मेरा जज बहुत मासूम है, बहुत भूला है, इसे बरगलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये राजनीति नहीं जानता, राजनीति को समझता नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें राजनीति नहीं आती। अगर राजनीति आती होती तो 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों पर कभी हुकूमत नहीं कर सकते थे। आज जनता की अदालत में मैं उसके ही केस को आर्ग्यू करने उठाऊं, इस भोले जज को ये बताने उठाऊं कि किस तरह उसे बारंबार ठगा जा रहा है। हमने इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद एक आज़ादी पाई। इस आज़ादी के बाद हमने देखा आज की तारीख में कि हमारे तमाम नेताओं की विरासत जिंदा है और उसे थामे हुए लोग चल रहे हैं। नेहरू की विरासत जिंदा है, गांधी की विरासत जिंदा है, अंबेडकर की विरासत जिंदा है, काशीराम की विरासत जिंदा है, चौधरी चरण सिंह की विरासत जिंदा है, लेकिन भगत सिंह की विरासत कहीं नहीं मिल रही, चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत कहीं नहीं मिल रही, अशफाक उल्लाह खां की विरासत कहीं नहीं मिल रही। आज इन राजनीतिज्ञों ने सत्ता में बने रहने के लिए न केवल सब कुछ ब्रिटेन से एज इट इज़ ले लिया, जैसे का तैसा स्वीकार किया, बल्कि उनकी नीतियों को भी अंग्रेज हुकूमत में रहने के लिए बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। और आज हमारे नेता भी ठीक इसी नीति पर चल रहे हैं। ये राष्ट्र को पतन की ओर ले जा रहा है, समाज में द्वेष बढ़ा रहा है, भाई से भाई के बीच में लड़ाई करवा रहा है, गली मोहल्लों को बांट रहा है। ये बटा हुआ समाज एक शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बना सकता है, ये मेरी समझ से परे है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसने इस दुनिया को योग दिया, आज उसे योगासन के नाम पर कैश कराया जा रहा है। भारत को ज़रूरत योग की है, हमारे आपके दिल के योग की है, जुड़ाव की है, हरे और भगवा के योग की है, योगासन की नहीं। हमें आपस में मिलकर एकजुट होकर बातचीत करनी पड़ेगी, संवाद बनाना पड़ेगा, क्योंकि संवाद के सारे माध्यम आज इन्हीं शक्तियों के हाथ में हैं। और ये शक्तियाँ जो हम पे हुकूमत कर रही हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से कर रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये हुकूमत कर रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी शक्तियाँ आज तक हमारे ऊपर हुकूमत कर रही हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी पाने के लिए लगे 190 साल, तो आज 20,000 कंपनियां हिंदुस्तान में हैं, इनसे आज़ादी के लिए हमें कितना वक्त लगेगा। आज हम अपने तमाम पड़ोसियों से संबंध खराब कर चुके हैं। समाज में, देश के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष है। ऐसे लोगों को हम अपना मित्र मानने लगे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें हथियार बेचने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। इन बातों पे संसद में बहस नहीं होती। वैसे तो संसद में अब किसी बात पे भी बहस नहीं होती। जिस देश के अंदर अभी सबसे नया आंकड़ा है कि मराठवाड़ा के इलाके में सन 2016 के अंदर इन्हीं 2 महीने में 140 किसान आत्महत्या कर चुके, उस पर कहीं किसी की आंख में एक आंसू नहीं आया। लेकिन एक छात्र की आत्महत्या के नाम पर भारत की संसद भी रुक गई। ये दोनों पक्ष, सरकार बहस से बचना चाहती है और विपक्ष बारंबार उसके जाल में फंस जाता है। तो ऐसे मासूम विपक्ष को हम क्या कहें। इस व्यवस्था का विकल्प देने के लिए ही नई शक्तियों को समाज में से उठना होगा, उन्हें ही आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ऐसी सी एक शक्ति वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चंद लोगों ने मिलकर बनाई है।
जिन्हें ना तो कोठी बनाने का, राजनीति में आके कोठी बनाने का सपना है, ना गाड़ियाँ, ना बैंक बैलेंस, ना विदेशी खाते, ना उन्हें अपने बच्चों को खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बच्चों को मुख्यमंत्री मंत्री बनाने के। उनके सामने सिर्फ एक सपना है जिसके लिए वो अपने घर छोड़ के संघर्ष करने निकले हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा सा समाज दे सकें जहां सबको समानता का अधिकार हो, जहां उसको उसकी मेहनत का, उसकी योग्यता का उसको समय से मिल जाए। आज मैं मानता हूं कि सारे किसानों को दलित में गिनना चाहिए, वरना गन्ना देने के बाद किसान जब गन्ना दे देता है तब उसके बाद चीनी मिल मालिक ये तय करता है कि वो इसका क्या भाव देगा और कब देगा। तो इससे ज़्यादा दीनहीन कोई हो सकता है? आज भारत की राजनीति को वापस गांव बनाम शहर पे लाने की ज़रूरत है, तब हमारा सर्वाइवल हो सकता है, तब हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं एक राष्ट्र के रूप में। नहीं तो बहुत जल्द हम एक बार फिर विखंडन की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्र की गति और दिशा दोनों गलत है, हमें इसे रोकना होगा।